हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग रिवाइज करते हैं जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आप जानते हैं ये हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है और ये अच्छा खासा वेटेज रखता है सीबीएसई मार्क के हिसाब से। इसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस चैप्टर में हमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है। सवाल उठता है कि एलिमेंट्स को व्हाई वी हैव टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन टू वेज। इट मेक्स द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री मच सिंपलर एंड इट हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। यानी ये केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है उसके स्टडी को बहुत ज्यादा आसान बना देता है और ये नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक, तो ये दो सिग्निफिकेंस हो गया क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की सबसे पहले कोशिश जर्मन साइंटिस्ट डेबो राइनर ने 1817 में की थी। उन्होंने ट्राइड्स बनाए थे। व्हाट इज ट्राइड? ट्राइड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज in which the properties of all the elements are similar and the atomic mass of middle element is nearly equal to the arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ट्राइड में 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट होते हैं जिनमें जो मिडिल एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास जो फर्स्ट और लास्ट यानी कि जो दूसरे बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं उनके मास का अर्थमेटिक मीन होता है। कितने ट्राइड्स बनाए डेबो राइनर्स ने? तो डेबो राइनर मेड 3 ट्राइड्स। फर्स्ट इज अल्कली मेटल ट्राइड इन विच लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम आर प्रेजेंट। Second is alkaline earth metal tride in which calcium, strontium and barium are present. And the third is halogen tride in which chlorine, bromine and iodine are present। 3 ट्राइड्स बनाए, समझ गए? तो इसके बाद तो सवाल उठता है कि ट्राइड्स क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा? ड्रॉबैक क्या था इसका? इसका ड्रॉबैक ये था कि उस समय जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, नियरली 30 एलिमेंट्स के आसपास का हमें पता था, वो सभी का ट्राइड नहीं बना पाए डेबो राइनर। तो ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट की एंट्री होती है, नाम है न्यूलैंड। इन्होंने 1864 में एक लॉ दिया जिसे कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहते हैं कि when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then properties of every earth element will be similar to the properties of first element। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजाओगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजाओगे तो हर एक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट को रिपीट करेगा। इसका मतलब यह है कि जो 8 नंबर का एलिमेंट आपको मिलेगा सजाने पर वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसा होगा, जो 9 नंबर का मिलेगा वो दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसा होगा, जो 10 नंबर का मिलेगा वो तीसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसा होगा। समझ रहे हो ना बात? ये था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और इसके बेसिस पर उन्होंने अपना एक एलिमेंट का टेबल बनाया जिसको ऑक्टेव्स कहा जाता है। उन्होंने बनाया, बड़ा अच्छा से उन्होंने तैयार किया, लेकिन न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स है वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? तो इसका ड्रॉबैक ये था, सबसे पहला ड्रॉबैक कि न्यूलैंड एज्यूम्ड दैट कि नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड लेटर। यानी कि उन्होंने ये मान लिया कि कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होगा, जो एलिमेंट मिलना था वो मिल गया, अब कोई नया एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। और जब बाद में नए एलिमेंट मिले तो उसके लॉ में फिट नहीं हुए। तो लॉ तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा काम करे ना। अब बाद में आया तो ऐसा थोड़े उसके लिए नए नियम होंगे। तो ये लॉ यहां फेल हो गया। दूसरी गड़बड़ी ये थी उसके में कि इसका जो लॉ था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए काम करता था, जो हल्के हल्के एलिमेंट थे उनके लिए काम करता था। अगर आप आज के हिसाब से देखोगे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आर वैलिड फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली
It is not valid for heavier elements. It is applicable up to calcium only. सिर्फ कैल्शियम तक applicable था. ओके. एंड द थर्ड ड्रॉबैक इज कि इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को दूर दूर रखा गया, उन्हें साथ नहीं रखा गया. यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड टुगेदर. लाइक आयरन which have similar properties like cobalt and nickel are not placed with cobalt and nickel. आयरन प्रॉपर्टीज मैच करती है कोबाल्ट निकल से, लेकिन वो कोबाल्ट निकल से बहुत दूर था उसके टेबल में. तो ये गड़बड़ी थी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को अलग अलग रखा गया. तो इन तीन ड्रॉबैक्स, ये मेनली तीन ड्रॉबैक्स थे. तो इस तरह से न्यूलैंड का आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया गया. इसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर के सबसे मेन आदमी कहा जा सकता है उन्हें, मेंडलीव, जिन्होंने दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल बनाया 1869 में. रशिया के साइंटिस्ट थे, जबरदस्त साइंटिस्ट, केमिस्ट थे, वो मेनली केमिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल बनाया. और वो पीरियोडिक टेबल जो था वो बनाया गया मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पर. जैसे न्यूलैंड का ऑक्टेव बेस्ड था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर, उसी तरह मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पर. सवाल उठता है पीरियोडिक टेबल क्या होता है? तो पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का एक चार्ट होता है जिसमें एलिमेंट्स को रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्हें पोजीशन दिया जाता है. समझ में आया? ओके. तो जो पीरियोडिक टेबल ये होता है. पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो एलिमेंट्स का एक हॉरिजॉन्टल रो मिलता है, एक वर्टिकल कॉलम मिलता है. हॉरिजॉन्टल रो को हम कहते हैं पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप्स. वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स. जैसे अगर आप आज के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखिए तो ऐसे होता है ना, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके. और इधर अगर आप आओगे तो सोडियम, पोटासियम, ऐसे करके. तो ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रुप. और ये क्या हो गया? ये हो गया पीरियड. समझ में आया आपको पीरियड और ग्रुप क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया. तो हॉरिजॉन्टल रोज को कहा गया पीरियड और वर्टिकल कॉलम को कहा गया ग्रुप्स. ओके. तो मैं अब सवाल उठता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पर. तो क्या था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ? तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. That is, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then after regular interval, properties of elements repeats. मतलब समझ गए इसका? कि कहने का मतलब यह है कि जो एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मास का. यानी कि अगर आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाना शुरू करोगे तो कुछ कुछ इंटरवल के बाद आपको सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट मिलेंगे, यानी प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाएंगे. ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ. इसके बेसिस पर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया. सवाल उठता है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड किया? तो Mendeleev decides the properties of elements on the basis of the formula of their oxides and hydrides. हर एक एलिमेंट, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो अपना ऑक्साइड बनाता है, और जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अपना हाइड्राइड बनाता है. समझ गए? तो उन्होंने देखा कि ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, और ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला को देख करके उन्होंने कहा कि अगर ये दो एलिमेंट है और उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला एक जैसा है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी. अगर उनके हाइड्राइड का फॉर्मूला एक जैसा है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी. यानी ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला के बेसिस पर उन्होंने प्रॉपर्टीज डिसाइड कर दिया. मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज डिसाइड कर दिया और उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल बना दिया. उनके समय में नियरली 63 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, और उन्होंने उन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने कितने पीरियड्स बनाए? 7 पीरियड्स. और कितने ग्रुप बनाए? 8 ग्रुप्स. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे. ओके, ठीक है. अब देखिए, अब सवाल उठता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्वाइट सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा अच्छा रहा वो. क्यों? क्या खासियत थी उनके पीरियोडिक टेबल की? इससे पहले दो व्यक्ति कोशिश कर चुके थे, डेबोराइनर और न्यूलैंड. उनका उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अच्छा खासा पॉपुलर हुआ. भले ही आज वो नहीं चलता है लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ. क्वेश्चन उठता है क्यों? तो उनकी क्या एडवांटेज थी? तो सबसे पहला एडवांटेज मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का ये था कि इसने केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा आसान बना दिया, उसके स्टडी को बहुत ज्यादा सिंपलर बना दिया. इट मेक्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स मच सिंपलर. You can predict the properties of an element on the basis of its position on the
इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के पोजीशन को देख करके उसके प्रॉपर्टीज पे आप कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ पोजीशन देख करके। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं किसी एलिमेंट के बारे में, लेकिन उसका पोजीशन अगर आपको बता दिया जाए तो आप प्रॉपर्टीज का अनुमान लगा सकते हैं। ये मेंडली के पीरियोडिक टेबल की पहली खासियत थी। दूसरी खासियत ये थी कि उन्होंने ब्लैंक स्पेसेज छोड़ी, ब्लैंक स्पेसेज। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह जगह पर खाली जगह छोड़ा। उन्होंने कहा कि ये एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुआ, और उन्होंने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर दिया, अनुमान लगा दिया कि ये एलिमेंट्स जब डिस्कवर होंगे तो यहां पर रखे जाएंगे, इनका ये प्रॉपर्टीज होगा। और बाद में जब वो एलिमेंट्स बाद में सही में डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज वही थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, और उनको वो पोजीशन दिया गया। आपने सुना होगा इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम, इस तरह से बनाया गया। इक्का सिलिकॉन, तीन उनके मेन खासियत, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम, जो कि बाद में गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम ये बना। समझ रहे हो, इस तरह से बनाया गया। उन्होंने ब्लैंक स्पेसेज छोड़ी, ये बड़ी खासियत थी। और अगली खासियत उनकी ये थी कि उन्होंने बहुत बाद में जब ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनका कोई आइडिया ही नहीं था पहले, लाइक इनर्ट गैसेज, किसी को आइडिया नहीं था कि बाद में इनर्ट गैसेज भी मिलेंगी, लेकिन बाद में जब वो एलिमेंट्स भी मिले तो उनके लिए भी मेंडलीव ने क्या किया, उन एलिमेंट्स को भी क्या किया गया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गया। कहां पर मिल गया जगह? एक सेपरेट ग्रुप में। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैन एकोमोडेट एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जिसके बारे में पहले से पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, जिनके जैसा पहले भी एलिमेंट मिल चुका है, उनके लिए भी ब्लैंक स्पेसेज है, और जो नए एलिमेंट जिनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए एक नया ग्रुप बना दिया गया। तो ये थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की खासियत। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इन सारी खासियतों के अलावा कुछ तो गड़बड़ियां थी कि आज के समय में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो क्या गड़बड़ी थी? तो कुछ गड़बड़ियां थी। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव कैन नॉट डिसाइड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहां रखे उन्हें पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? बिकॉज हाइड्रोजन हैड सम प्रॉपर्टीज लाइक अल्कली मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज लाइक हैलोजन्स। तो क्वेश्चन ये था कि उसके किसके साथ रखे, हैलोजन के साथ की अल्कली मेटल के साथ। इस पे कंफ्यूज हो गए मेंडलीव, पहला। दूसरा, आइसोटॉप्स का पोजीशन। यू नो आइसोटॉप्स आर द isotopes have same atomic number but different mass number एलिमेंट। चलो एटॉमिक नंबर को तो भूल ही जाओ, क्योंकि मॉसले आएंगे तब एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आएगा। मेंडलीव को तो एटॉमिक नंबर का कोई आइडिया ही नहीं था, तो मास अलग अलग था और प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। तो मास अगर अलग अलग है और प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो मेंडलीव से लोगों ने पूछा सर आप तो मास के हिसाब से सजा रहे हैं, तो कहां रखे, प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि मास के हिसाब से? मेंडलीव कंफ्यूज हो गए, आइसोटॉप्स के पोजीशन पे वो कमेंट नहीं कर पाए। फिर एनोमेलस पेयर मिल गया। एनोमेलस पेयर क्या था? एनोमेलस पेयर ये था कि उनके में कई ऐसे एलिमेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट आया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह उन्होंने उल्टा सजा दिया। जैसे कोबाल्ट निकेल, कोबाल्ट का मास ज्यादा है और निकेल का मास कम है, तो निकेल को पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में। लेकिन प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए मेंडलीव ने क्या किया, पहले कोबाल्ट को रख दिया, बाद में निकेल को रखा, यानी कि ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया, कम मास वाले को बाद में। लोगों ने पूछा क्यों? मेंडलीव के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसे कहा गया एनोमेलस पेयर। ऐसे और भी एनोमेलस पेयर थे मेंडलीव पीरियोडिक, आप नोट में देख लीजिए, सब चीज बात है। तो ये गड़बड़ी थी एनोमेलस पेयर। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के पोजीशन पर कोई कमेंट नहीं किया उन्होंने। पीरियोडिसिटी क्यों है उसके रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वेरिएबल वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड के फॉर्मूले मिलते थे। आयरन का ऑक्साइड अगर आप देखोगे FeO भी है, Fe2O3 भी है और Fe3O4 भी है, तो तीन ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो किसे बेस बनाओगे? तो ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के दोस्त। इसके लिए आया, इसके बाद आया हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हटाने, रिजेक्ट करने के बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज भी चलता है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर, जिस तरह मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पर। व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो 1913 में एक फिजिसिस्ट थे हेनरी मोसले, 1913 1913 ईस्वी की बात है। उन्होंने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास। उन्होंने कहा कि आप जो सब कुछ मास के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, एटॉमिक नंबर को पकड़िए, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल। और उन्होंने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया और उन्होंने पीरियोडिक लॉ को अपडेट किया और उन्होंने एक नया पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया जो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
According to modern periodic law, the physical and chemical properties of an element is periodic function of its atomic number. That is, if elements are arranged in increasing order of their atomic number, then after regular interval, the properties of elements repeats. यानी कि वो जो कह रहे थे मास के हिसाब से सजाओगे तो प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा, मोसले कह रहे हैं क्या कि नंबर के हिसाब से सजाओगे तब प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेम टू सेम मेंडलिंग के पीरियोडिक लॉ की तरह है। एक ही चीज डिफरेंस है, वो एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, ये एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे। ओके ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड नील्स बोहर साहब ने दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। ओके, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और साथ ही साथ उनके अलावा नीचे में 2 रोज हैं, नीचे में 2 रो हैं जिन्हें लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहा जाता है। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा एक बेसिक सा है। ठीक है, अगर आप बात करें तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा। ग्रुप्स की क्या खासियत है, तो एक ग्रुप में पढ़ने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, पीरियड की क्या खासियत होती है कि अगर आप पीरियड को देखोगे तो पीरियड में अगर आप जाओगे तो प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज करती है, यानी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे बदलती है। प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, प्रॉपर्टीज बदलती हैं, लेकिन एकाएक नहीं बदलती है, धीरे धीरे बदलती है। ये पीरियड्स की खासियत। और ब्लॉक्स, अब ब्लॉक्स का मेन खासियत ये था कि अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो ब्लॉक्स में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी है, तो नियरली सेम है। समझ गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। देखिए रियल बात यह है ना कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरह से बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उस पर बेस्ड है। ठीक है, एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं उसका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। पी ब्लॉक के जो भी मेंबर हैं उसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, और एफ ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं उसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। समझ गए। एस ब्लॉक के अंदर में 2 ग्रुप आएंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। डी ब्लॉक के अंदर में 10 ग्रुप आएंगे, ग्रुप 3 तो ग्रुप 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 ग्रुप्स आएंगे। और पी ब्लॉक के अंदर में आएंगे आपके 6 ग्रुप्स, जिसमें आ जाएगा 13 14 15 16 17 18। ओके, और एफ ब्लॉक के अंदर में 2 आएगा, जो नीचे में 2 टेबल पीरियोडिक टेबल के नीचे में जो आप देखते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो हो गया एफ ब्लॉक। समझ गए। इसको उतना डिटेल्स में हम नहीं जाना है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है। अगर आप इसको डिटेल्स में देखना है तो आप वीडियो रिपीट कीजिए, ठीक है, वो जो लेक्चर वाला वीडियो है। मैं यहाँ पर बोर्ड बेस्ड रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप 1 के एलिमेंट को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, ये याद रखिएगा। ग्रुप 1 को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी नेचर में बेसिक होते हैं और ये रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ के रॉक्स में, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 को कहा जाता है बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को कहा जाता है कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली या चैक्लोजेंस। चैक्लोजेंस इसलिए क्योंकि वो ओर्स बनाते हैं। ओके, एंड ग्रुप 17 को कहा जाता है हेलोजेंस, क्योंकि ये साल्ट फॉर्मर होते हैं, सी साल्ट फॉर्मर होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है हेलोजेंस। एंड ग्रुप 18 हो गए नोबेल गैसेज या इनर्ट गैसेज, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती और सारे एलिमेंट्स इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है इनर्ट गैसेज या नोबेल गैसेज। समझ गए। तो ये सारी बातें थी, ये सारी बातें थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो आप ये याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड था, जिसमें कि 7 पीरियड थे, 18 ग्रुप्स था,
4 ब्लॉक्स थे एसपीडीएफ, ग्रुप 1 को, ग्रुप 1 to 18 के नाम क्या थे? हाँ, अब आपको सर ग्रुप 3 to 12 उसका क्या नाम था? उन्हें कहा जाता था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड एफ ब्लॉक को कहा जाता था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 को हम कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 12 उसमें नहीं आता है, आप कह सकते हो ग्रुप 3 to 11। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कह दिया जाता है, लेकिन 12 जो ग्रुप है वो नहीं आता, क्योंकि ट्रांजिशन उसे कहा जाता है जिसका एक इनर ऑर्बिट खाली हो, और इनर ट्रांजिशन उसे कहा जाता है जिसका 2 इनर ऑर्बिट खाली हो। डिटेल्स में देखने के लिए आप लेक्चर रिपीट कीजिए। ओके, तो ये हो गए सारे के ब्लॉक्स बट गए। अब सवाल उठता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत थी कि ये इतना सक्सेसफुल रहा। और एक बात और, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन दिया गया है वो किसके हिसाब से दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दिया गया है। तो अगर आप पोजीशन निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो अवेलेबल है, आप वहां देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन कैसे डिसाइड करना है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? इसकी क्या खासियत थी? तो इसकी सबसे पहली खासियत ये थी कि ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। इट इज बेस्ड ऑन अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। तो ये पहली खासियत थी उसकी। दूसरी खासियत ये थी कि ये एक्सप्लेन करता था पीरियोडिसिटी को। इट एक्सप्लेन्स द पीरियोडिसिटी। क्यों एक प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर वही आ जाता है जो पहले था। जैसे लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, सोडियम का भी 1 है, पोटासियम का भी 1 है। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन किया किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इट एक्सप्लेन्स द पीरियोडिसिटी। थर्ड इज आइसोटॉप्स का पोजीशन एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि आइसोटॉप्स जो ही हमने एटॉमिक नंबर पे सजाया तो आइसोटॉप्स का क्वेश्चन ही नहीं रह गया, क्योंकि सारे आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर क्या थे? सेम थे, तो सबको एक साथ रख दिया गया। समझ गए? इसके बाद मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट किया गया। इस पीरियोडिक टेबल में आप देख के बता सकते कि लेफ्ट साइड में जो भी है वो मेटल्स हैं और अपर राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल नॉन मेटल सेपरेट हो गया। इसके बाद इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसे आसानी से याद किया जा सकता है। बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं आपको इंस्टीट्यूट से जो पीरियोडिक टेबल मिला है उसमें भी ट्रिक्स हैं, तो आसानी से उन्हें रिमेंबर किया जा सकता, रिप्रोड्यूस किया जा सकता। आप चाहे तो नया पीरियोडिक टेबल किसी भी आदमी को दोगे, आराम से लिख दोगे। अगर आप ग्रुप में देखो, अगर आप किसी भी ग्रुप में देखो, अगर आप एक मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, किसी भी ग्रुप में देखोगे तो पहले में जो एटॉमिक मास का ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है ना, पहले और दूसरे के बीच में देखोगे तो 2 का अंतर होगा एटॉमिक नंबर में। दूसरे और तीसरे के बीच में 8 का, तीसरे और चौथे के बीच में 8 का, चौथे और पांचवें के बीच में 18 का, पांचवें और छठे के बीच में फिर 18 का, और छठे और सतवें के बीच में 32 का। अगर आप देखोगे ऐसा अंतर होगा। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, इसमें 2 जोड़ी। देखिए लिथियम का 3 होता है, सोडियम का देखिए 11 होता है ना। इसके बाद आप पोटासियम देखिए 19 होता है। देखिए 8 ऐड किए, पोटासियम आ गया। इसके बाद अगर आप देखो पोटासियम के नीचे रुबिडियम होता है। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 37 होता है। 1 2 3 4 5 रुबिडियम देखिए 4 to 5 के बीच में कितने का अंतर है? 18 का डिफरेंस है। अब 5 to 6 में जाइएगा, रुबिडियम के नीचे में सीजियम होता है, इसमें भी 18 का डिफरेंस होगा। अगर आप यहां देखोगे तो ये हो जाएगा 55। और इसके नीचे में फ्रेंसियम होता है। अगर आप फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर देखोगे ये हो जाएगा 87, नहीं 84 सॉरी 84 नहीं 87, ओके 87 32 87। देखिए कितना बढ़िया चार्ट है। एक मतलब ट्रिक बना, यानी कि एकदम आसानी से याद किया जा सकता है इस पीरियोडिक टेबल को। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आसानी से रिमेंबर किया जा सकता, इसे कहा जाता है मैजिक नंबर। 2 8 8 18 18 32 इसे कहा जाता है मैजिक नंबर। किसी भी ग्रुप में आप इस तरह से किसी भी ग्रुप में आप एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 2 8 8 18 18 32 इसे कहा जाता है मैजिक नंबर। याद रख सकते हैं आप। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसे आसानी से रिमेंबर किया जा सकता, आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता। इस पीरियोडिक टेबल में कोई एनोमलस पेयर नहीं था, यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ज्यादा एटॉमिक नंबर को पहले रख दिया, कम एटॉमिक नंबर वाले को बाद में रख दिया, ऐसा कुछ नहीं था। कोई एनोमलस पेयर नहीं था। और इसने वेरिएबल वैलेंसी को भी एक्सप्लेन कर दिया। इसने कहा कि इनर ऑर्बिट खाली होने की वजह से वैलेंसी वेरी करती है, तो वेरिएबल वैलेंसी भी एक्सप्लेन हो गया। तो ये सारी खासियत थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और ड्रॉबैक्स, इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अभी भी एक्सप्लेन नहीं है।
क्योंकि हाइड्रोजन समझ ही नहीं पा रहे हम कि हम इसे कहाँ रखें, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली की जैसी और कुछ हेलोजन की जैसी। तो अभी भी हमने इसे क्या किया है, हमने इसे अल्कली के ऊपर में सेपरेट रखा है। आप देखते होंगे ग्रुप 1 में ही हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है होते हुए भी अलग है। वो ग्रुप 1 का अल्कली मेटल नहीं है हाइड्रोजन। कोई पूछे हाइड्रोजन अल्कली मेटल है, आपको नहीं, लिथियम से शुरू होता है अल्कली मेटल, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, हीलियम आपको भले ही दिखता पी ब्लॉक में, लेकिन वो है एस ब्लॉक का मेंबर, याद रखिएगा। 18 में है ना, तो 18 ग्रुप पी ब्लॉक का है, लेकिन वो सच में एस ब्लॉक का मेंबर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी कंफ्यूजन है। लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स अभी भी पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों जो है ग्रुप 3 के मेंबर है, ग्रुप 3 के मेंबर है। तो सवाल उठता है कि वो ग्रुप 3 में तो नहीं है, उसे अलग से रखा गया। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को अभी भी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला, ये भी एक गड़बड़ी है। आपसे कोई अगर पूछे सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो पीरियड 1, उसमें 2 ही एलिमेंट है। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, तो आप कहेंगे 6 और 7, क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट है। 7th पीरियड जो है अभी भी इनकम्प्लीट है, उसमें डिस्कवरी चल रही है। और सबसे लंबा ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे अधिक एलिमेंट है, तो ग्रुप 3। ग्रुप 3 का लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो नीचे में आप देख रहे हैं वो भी किसका मेंबर है, ग्रुप 3 का है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को पोजीशन नहीं मिला, ये एक ड्रॉबैक है। और नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि ये एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता इलेक्ट्रॉन का, ये सिर्फ आउटर ऑर्बिट पर बेस्ड है, इनर ऑर्बिट से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो ऑर्बिट नंबर, जो ग्रुप नंबर मिला है वो किसके बेसिस पर बना है, कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, पी में गया, डी में गया, एफ में गया, उसके हिसाब से। ये नहीं बेस्ड है कि किसके एस में गया, 1s में गया कि 5s में गया, वो बात नहीं होती। तो ये गड़बड़ी है कि ये पूरा एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है। तो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक। तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद पीरियोडिक टेबल तो बन गया। अब इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली वैरी करता है। जो मैंने बात कर रहा था ना मैं कि प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली वैरी करता है, रिपीट करता है, तो कैसे रिपीट करता है, प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज होती है, वेरिएशन कैसे होता है प्रॉपर्टीज में, इस पर एक चार्ट बनाया जा सकता है। और वो आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसी पे बेस्ड था। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां भी सारी बातें मेंशन करूंगा। तो सबसे पहली बात है, सारी प्रॉपर्टीज को हम बारी बारी से देखेंगे कि वो पीरियड में कैसे वैरी करता है और ग्रुप में कैसे वैरी करता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी एक पीरियड ले, जैसे हम थर्ड पीरियड ले, तो थर्ड पीरियड में अगर हम चलना शुरू करेंगे तो कहां से चलना शुरू करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने में सोडियम आएगा, और इसको अगर हम चलते चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में हमारे सामने आर्गन आएगा, ये 18 हो जाएगा। यही है ना। तो यानी कोई भी जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है कहां से, ग्रुप 1 से। कहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप 1 से, और एंड होता है कहां पे, ग्रुप 18 पर। तो सवाल उठता है कि अगर हम इस पीरियड में फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप की ओर चले तो प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करेंगे। और दूसरा हमें यह जानना है कि अगर हम ग्रुप में चलना शुरू करें नीचे की ओर, यानी कि पहले पीरियड में फिर इसे, जैसे अगर हम इसी को देखें, अगर पहले ग्रुप को आप पूरा देखें तो सोडियम के ऊपर में लिथियम होगा और उसके ऊपर में हाइड्रोजन होगा, और यहां ये ग्रुप 1 हो गया। अगर यहां भी हम देखें तो आर्गन के ऊपर में नियॉन होगा और उसके ऊपर में हीलियम होगा, और ये हो जाएगा ग्रुप 18। अगर आप देखो तो सवाल उठता है कि इस ग्रुप में अगर हम इधर से इधर मैं नीचे की ओर चलूंगा तो प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करेंगी, और पीरियड में जब मैं चलूंगा तो प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करेंगी, प्रॉपर्टीज में कैसे चेंज आएगा। इन्हीं को कहा जाता है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज तो यही डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है। तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको समझ में आता जाएगा। अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। वो पहले ग्रुप को अगर आप देखोगे तो उसमें 1 होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 18th ग्रुप को देखोगे तो उसमें 8 होगा। जैसे आप यहां चलना शुरू करो तो सोडियम को पहले देखोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और आर्गन का है 288। तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to 8। ओके, कैसे वैरी करता है समझ में आया। ग्रुप में अगर बात करो तो अगर आप नीचे जाओगे ऊपर से नीचे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक जैसा होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक जैसा होता है।
तो इसमें अगर आप ग्रुप में जाओगे नीचे तो सबके लास्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप लिथियम का देखो तो 2 1, सोडियम का देखो तो 2 8 1, पोटासियम का देखोगे तो 2 8 8 1, तो सबके लास्ट ऑर्बिट तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में चेंज नहीं होता है। तो ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, पीरियड में बढ़ता है फ्रॉम 1 to 8। पहला प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कैसे कंबाइन करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है या शेयर कर सकता है, उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो अगर आप पीरियड में देखोगे वैलेंसी, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to 4 और फिर डिक्रीज करेगा 4 to 0। अगर आप देखना शुरू करो तो जैसे बेरिलियम का 1 होता है वैलेंसी, नहीं लिथियम का 1 होता है, बेरिलियम का 2 होता है, बोरॉन का 3 होता है, कार्बन का 4 होता है। हम सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, कार्बन का 4 होता है। तो वैलेंसी का कितना बढ़ गया? देखिए 1 2 3 4 पे पहुंच गया। कार्बन के जस्ट बाद नाइट्रोजन मिलेगा, उसकी वैलेंसी 3 हो जाती है, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियोन की 0। तो यानी क्या हुआ? वैलेंसी अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी फ्रॉम 1 to 4 और फिर डिक्रीज करेगी 4 to 0। क्लियर है? ओके। अगर आप ग्रुप में आओ तो ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहा ग्रुप में, वैलेंसी भी सेम रहा ग्रुप में। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब होता है एटम का साइज, एटम का रेडियस। एटम हम जानते हैं एटम को एक स्फेरिकल बॉडी माना जाता है, एक स्फीयर माना जाता है। तो हर एक स्फीयर का एक रेडियस होता है। तो एटम का रेडियस, तो एटम के रेडियस को अगर आप देखोगे तो पीरियड में कैसे वैरी करेगा, ग्रुप में कैसे वैरी करेगा। तो अगर आप देखो यहां पर मैं एक बात कर रहा हूं जो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए होता क्या है, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी भी पीरियड में तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है मतलब न्यूक्लियस के पास चार्ज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और अगर न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जोर से खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और क्यों खींचता है? अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये भी आपको पता है कि पीरियड नंबर अगर सेम है तो नंबर ऑफ सेल भी सेम है। चाहे आप सोडियम को देखो, इसके पास भी 3 ही सेल है, और आर्गन को देखोगे इसके पास भी 3 ही सेल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, आर्गन का 288, यानी कि नंबर ऑफ सेल तो सेम है, ऑर्बिट तो सेम है। 3 ऑर्बिट इसके पास भी, 3 ऑर्बिट इसके पास भी, तो दोनों के पास 3 ऑर्बिट। लेकिन सोडियम के पास जो न्यूक्लियस है वो उतना जोर से नहीं खींच रहा है जितना जोर से आर्गन का न्यूक्लियस खींच रहा है। तो आर्गन का न्यूक्लियस अगर जोर से खींचेगा तो उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सब पास आ जाएगा, और सोडियम का उतना जोर से नहीं खींचेगा तो उतना पास नहीं आएगा। तो आर्गन का अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा तो एटम छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, लेकिन सोडियम का बड़ा रहेगा। यानी सोडियम बड़ा होगा, आर्गन छोटा होगा। यानी अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा, छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ग्रुप में अगर देखोगे तो ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में एटम का रेडियस बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। ग्रुप 2 का देखोगे तो 2 ही सेल है, ग्रुप 3 वाला के पास 3 सेल, ग्रुप 4 वाले के पास 4 सेल, ग्रुप 5 वाला के पास 5 सेल है, ग्रुप 6 वाला के पास 6 सेल है, ग्रुप 7 वाला के पास तो 7 सेल है। तो अगर सेल नंबर बढ़ता जाएगा तो बड़ा होता जाएगा ना एटम, ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बड़ा होता जाएगा। तो ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। अब आप कहोगे सर एटॉमिक रेडियस मान लेते हैं सर कि ऑर्बिट नंबर बढ़ा, लेकिन प्रोटॉन का नंबर भी तो बढ़ा सर। लिथियम का के पास 3 ही प्रोटॉन है, और सोडियम के पास तो 11 प्रोटॉन है, पोटेशियम के पास तो 19 प्रोटॉन है सर। तो सर प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा बाबू अगर दोनों चीज बदल रहा हो, सेल नंबर भी बदल रहा हो और प्रोटॉन का नंबर भी बदल रहा हो, यानी न्यूक्लियर चार्ज भी बदल रहा हो और प्रोटॉन नंबर भी बदल रहा, न्यूक्लियर चार्ज भी बदल रहा हो और ऑर्बिट नंबर भी बदल रहा हो, तो आप ऑर्बिट नंबर को पकड़ेंगे। सेल नंबर इज मोर प्रोमिनेंट देन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की बात तभी करेंगे जब सेल नंबर सेम हो। आई होप आपको समझ में आ गया। एटॉमिक रेडियस नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। एटॉमिक रेडियस कैसे वैरी किया? पीरियड में जाने पर छोटा होता जाएगा और ग्रुप में जाने पर बड़ा होता जाएगा। ठीक, अब है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब होता है मेटल का कैरेक्टर। मेटल कैरेक्टर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो अब देखिए इस पे तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं। अब मैंने अभी तुरंत बात की
कि अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियस जोर से पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो अगर जोर से पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना कठिन हो जाएगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लूज करना ही मेटालिक कैरेक्टर है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बॉन्ड विथ न्यूक्लियस। एंड अगर आप ग्रुप में जाओगे ऊपर से नीचे, तो आपने अभी तुरंत देखा न्यूक्लियस उतना जोर से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ऑर्बिट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, उतना जोर से नहीं खींच पाएगा। तो अगर नहीं खींच पाएगा तो उससे निकालना आसान है, यानी ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो ग्रुप में अगर नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अगर पीरियड में जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोर से बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इधर वाला जो है लेफ्ट वाला सब, उसके पास तो वो तो देने को तैयार है, वो लेने को तैयार नहीं है, तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। और राइट वाला सब जो है क्लोरीन सब हेलोजन देखिए एकदम भिगमंगा जैसे तैयार है, वो करा कि कोई दे दो हमको, तो वो लेने को पूरा तैयार है, तो गेन करने को पूरा तैयार है, ये गेन करने को तैयार नहीं, तो यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। और अगर ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप में भी क्या होगा, सेल नंबर बढ़ता जाएगा, तो उतना जोर से खींचेगा नहीं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज करता है, ग्रुप में इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में इंक्रीज करता है, ग्रुप में डिक्रीज करता है। ये चार्ट आपके पास बना हुआ। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ गए। अब आपने अभी तुरंत देखा कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन जोर से बंधा जाता है, उसे निकालना कठिन हो जाएगा ना, यानी अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। और अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन उतना जोर से बंधा नहीं होगा, तो क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। यानी पीरियड में जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ग्रुप में नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। अब है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है कि अगर आप किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, बाहर से लाके एक इलेक्ट्रॉन दोगे उसको, तो उसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ गए। तो कब होगा एनर्जी चेंज ज्यादा, तो देखिए इस साइड वाले जो एटम होंगे वो लेने को पूरा तैयार है, अरे भाई दे दो दे दो दे दो, वो एक्साइटेड है लेने के लिए। तो अगर लेफ्ट राइट साइड वाले को यानी नॉन मेटल्स को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ज्यादा एनर्जी चेंज करेगा, मेटल्स उसके तुलना में कम एनर्जी चेंज करेगा। यानी कि एनर्जी चेंज कहाँ ज्यादा है, नॉन मेटल की तरफ ज्यादा है। यानी कि पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप में नीचे की ओर जाओगे तो वो घटता जाएगा, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है लेने से, तैयार नहीं है लेने को उतना। अगर आप लेफ्ट साइड में ही देखो, फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा लेने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन कहेगा अरे भाई हमारे पास तो खाली ही खाली है, एकदम उसका न्यूक्लियस नजदीक में होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन कहेगा आ जाओ आ जाओ, क्लोरीन भी कहेगा आ जाओ आ जाओ, बेरिलियम कहेगा ठीक है आ जाओ, लेकिन उतना जोर से नहीं खींचेंगे क्योंकि मेरे पास 4 सेल हो गया। उसकी तुलना में अगर उसके आगे वाला पे जाओगे, आयोडीन के गाड़ी मेरे पास 5 सेल हो गया, भाई उतना मेरे पास फोर्स कहाँ है कि हम तुमको खींचेंगे। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ गए, आ रहा है समझ में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ एनर्जी चेंज जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी यानी कि बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन है, जो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं, बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मेरे दिल में क्या प्यार है। अगर मैं एटम हूं तो मैं बाहर के इलेक्ट्रॉन को कितना प्यार करता हूं, कितना उसको अपनी तरफ लाना चाहता हूं, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, आई होप आप समझ गए होंगे, अभी हमने तुरंत बात की। इधर वाले की, नॉन मेटल एकदम लेने को तैयार है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। मेटल्स कह रहा है भक्त ले जाओ, मेरा अपना से हमको प्यार नहीं है, तुमको दूसरे से कैसे प्यार होगा। समझ गए ना। मेटल के हमको अपना इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन से क्या प्यार होगा। तो नॉन मेटल्स की जो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, नॉन मेटल्स की बहुत ज्यादा होती है। यानी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता चला जाएगा। क्यों घटता चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस इतना जोर से नहीं खींचेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कि अगर मैं बॉन्ड फॉर्मेशन में हूं, अगर मैं बॉन्ड बना रहा हूं, मैं बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल हूं, तो मैं जो बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं, देखिए जब दो, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग भी आपको आइडिया देना चाहूंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं उस पर भी मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा, तो मैं बात कर लेता हूँ। देखिए एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि दो मेटल्स कभी आपस में रिएक्ट नहीं करते।
एक मेटल और एक नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। मेटल कहता है तुम ले लो, नॉन मेटल कहता है दे दो, समझ गए। तो मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। और जब दो नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो अब मान लो कार्बन ऑक्सीजन आएगा रिएक्ट करने, कार्बन कहेगा हमको 4 गो दे दो ना, ऑक्सीजन कहेगा तुम हमको 2 गो दे दो ना। कार्बन कहेगा हम काहे देंगे, हम तो खुद भिखमंगा है। ऑक्सीजन कहेगा हम काहे देंगे, हम तो खुद भिखमंगा है। दोनों भिखमंगा है। लास्ट में क्या करेगा, दोनों कहेगा चलो ठीक है शेयर कर लेते हैं। तो दोनों क्या करेगा, शेयर करके कंपाउंड बनाएगा, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो दो नॉन मेटल, शेयरिंग का खेल सिर्फ नॉन मेटल करता है, याद रखिएगा। मेटल कभी भी शेयरिंग में नहीं जाता है, वो हमेशा लूज करता है। नॉन मेटल शेयर करने को भी तैयार है, गेन करने को भी तैयार है, समझ गए। तो मान लीजिए दो नॉन मेटल अगर रिएक्ट किया, यानी कि शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो शेयरिंग के बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ पुल रहेगा, किसकी तरफ खिंचा हुआ रहेगा। ये जो खींचने की टेंडेंसी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे सपोज कीजिए कि आप हैं, आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप रतन टाटा से मान लीजिए डील करते हैं, आप दोनों मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं शेयरिंग। दुनिया में किसका नाम चलेगा, आपका कि रतन टाटा का? रतन टाटा का। कौन जानता है आपको? वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया मान लीजिए उतना ही रतन टाटा ने किया, तो वो इन्वेस्टमेंट किसकी, वो बिजनेस किसकी तरफ पुल्ड रहेगा, रतन टाटा की तरफ। समझ रहे हो? तो मैं एक विजुअलाइज करने के लिए दिया मैंने एग्जांपल, तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यही है कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करता है, लगाता दोनों है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लगाता है, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन लगाता है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, वो खिंच जाएगा किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। इधर से दोनों का हाइड्रोजन खिंचा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। The tendency of an atom to pull the shared electron is called electronegativity। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो वो बढ़ता जाएगा, और ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो वो घटता जाएगा। सेम वही बात, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। सारी चीज का प्रोमिनेंट फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, जोर से खींचेगा तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। और ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस उतना जोर से खींच नहीं पाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया ना। समझ रहे हो ना बात को? चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। नेक्स्ट फैक्टर था केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब होता है कि रिएक्शन, कितना ज्यादा हम उत्सुक हैं रिएक्शन करने के लिए, हम कितना ज्यादा रिएक्टिव हैं, उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्टिविटी। तो अगर आप केमिकल रिएक्टिविटी देखोगे तो पीरियड में अगर देखोगे तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। जैसे कि इस पीरियड में आप देखो तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके तुलना में मैग्नीशियम कम, एल्युमिनियम और कम, इस तरह से कम होता जाएगा। लेकिन फिर बढ़ने लगेगा, क्लोरीन जाते जाते फिर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी क्या होता है पीरियड में, पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, केमिकल रिएक्टिविटी। और अगर आप ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में अब डिपेंड करता है कि वो मेटल का ग्रुप है कि नॉन मेटल का। अगर आप मेटल का ग्रुप देखोगे तो रिएक्टिविटी घटता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। अगर आप मेटल का देखोगे तो वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि मेटल का मतलब क्या, लूज करना। और अगर नीचे जाओगे तो लूज करना आसान होता जाएगा ना, आसानी से लूज करेगा तो आसानी से रिएक्शन करेगा। तो अगर आप नीचे जाओगे तो ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा, यानी कि सोडियम की तुलना में पोटासियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन ग्रुप अगर नॉन मेटल में देखोगे तो अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि सेल बड़ा होता गया ना, तो गेन करना मुश्किल होता जाएगा। सब बातें वही है, सेल बढ़ जाना, ग्रुप में सेल बढ़ जाना और पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाना, ये मेन फैक्टर है। तो रिएक्टिविटी पे आप याद कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी पीरियड में पहले घटता है फिर बढ़ता है, और ग्रुप में मेटल के लिए बढ़ता जाता है, नॉन मेटल के लिए घटता जाता है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्साइड एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है। जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है, यानी बेस होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। तो आप क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो रहा है, बेसिक से एसिडिक हो रहा है, यानी बेसिक नेचर घटता जा रहा है और एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है। यानी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। यही रीजन है कि बीच में जब जाओगे तो कुछ ऐसा ऑक्साइड मिलेगा, कुछ ऐसा एलिमेंट का ऑक्साइड मिलेगा जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हमने बात की थी, चलिए उसको छोड़ दीजिए, हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ लेंगे उसको। समझ गए? तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर बात करें तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड नेचर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। अब ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में नेचर ऑफ ऑक्साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है।
यानी ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे सब का ऑक्साइड का नेचर सेम होगा, सब बेसिक होगा, सब एसिड जो होगा सब होगा। समझ गए? तो नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम रहता है। और उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब किसी को मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगा, और रिड्यूसिंग नेचर मतलब मैं किसी को रिड्यूस कर दूंगा। तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर और मेरा रिड्यूसिंग नेचर, अगर आप यहाँ ज्यादा ना समझे तो आप इतना ही समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइज करूंगा ना, तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुम इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो तुम रिड्यूस हो गए, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो तुम ऑक्सीडाइज हो गए। तुम किसी को ब्याज पे पैसा दिया तो तू अमीर हो गया ना, तू किसी से ब्याज पे पैसा लिया तो तू गरीब हुआ ना। ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीडाइज होता है। आ गया समझ में? तो अगर आप देखो लेफ्ट साइड वाले को, तो लेफ्ट साइड वाला तो सोडियम है, जैसे वो देने को तैयार है, ले जाओ, यानी वो खुद ऑक्सीडाइज होने को तैयार है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है ना, तो वो ऑक्सीडाइज होने को तैयार है। तो वो ऑक्सीडाइज होगा तो किसी न किसी को तो रिड्यूस ही करेगा ना। तो ये नेचर में कैसा हुआ? रिड्यूसिंग हुआ ना। खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो नेचर में कैसा हुआ? रिड्यूसिंग हुआ। इसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है। तो अगर आप रिड्यूसिंग नेचर देखो, और अगर इधर देखो क्लोरीन को, देखो बेचारा को, क्लोरीन का है कोई, हमको दे दो, यानी वो खुद रिड्यूस होने को तैयार है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने को तैयार है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हुआ। इस तरफ वाला रिड्यूसिंग नेचर का हुआ, इस तरफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर इधर बढ़ेगा और रिड्यूसिंग नेचर घटेगा। तो यानी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस। और अगर ग्रुप में देखोगे तो ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओगे तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। लूज करने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती गई मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती गई। तो अगर हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, तो मेरा रिड्यूसिंग नेचर क्या हो गया? बढ़ता गया। यानी ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेज। क्योंकि इधर की ओर आओगे तो फ्लोरीन लेने को ज्यादा तैयार है, क्लोरीन भी ज्यादा तैयार है, लेकिन धीरे धीरे लेने का टेंडेंसी घट रहा है। समझ रहे हो ना? लेने का टेंडेंसी घट रहा है मतलब खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी घट रहा है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी घट रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर घट रहा है ना। ये दो लास्ट के पॉइंट अगर नहीं भी समझ में आए तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बात करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया। इतना करने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर क्लास खुलेगी तो उसमें बात करेंगे, इंस्टीट्यूट जब खुलेंगी तो उसमें हम बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो सारी चीजें। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस रिवीजन वीडियो में, तो इसे देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पूरा लेक्चर देख लीजिए, जो भी पुराना लेक्चर है सबको देख लीजिएगा, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। और जो एक्सरसाइज शीट मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अवेलेबल होगा, उस एक्सरसाइज को बनाना है। और इससे पहले जो लाइव प्रोसेस कंप्लीट हुआ था उसका भी आपको एक्सरसाइज शीट का आंसर आज तक आपने नहीं भेजा, तो दोनों एक्सरसाइज मैं चेक करूंगा और फिर मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।